हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र है ट्विटर पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में इंटरनेट मॉडल पेपर से पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग सेट 1 के 1 से 69 तक क्वेश्चन बना लिए थे। चलिए आज के वीडियो में 70 से पढ़ेंगे। तो जैसा कि 70 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज किसका? पी क्यू आर का। ठीक, पी क्यू आर। और इसमें दिया है ना कि बीसी बटा में क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर दिया है 1/5 दिया है। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर पहले दिया है ना जी, पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना होगा। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो ना, तो एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 याद कीजिए, सिद्ध किए होंगे। तो देखिए, जो दो त्रिभुज अगर समरूप है और दोनों का एक भुजा दिया है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना उनकी संगत भुजा के वर्ग यानी स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर है, तब पी क्यू आर में कौन भुजा दिया है? क्यू आर दिया है, तो क्यू आर लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि उनकी संगत भुजा के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। ठीक, और एबीसी का भुजा कौन दिया है? बीसी, तो बीसी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, पहले पी क्यू आर था तो इसलिए क्यू आर स्क्वायर किए, तब बटा में एबीसी था तो एबीसी का भुजा कौन? बीसी होगा। अब पी क्यू आर में कौन आएगा? क्यू आर आएगा। तो हो गया ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, एरिया, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्यू आर का मान कितना है? 5 है, 5 के स्क्वायर दे देंगे। बीसी का मान क्या है? 1 है, 1 के स्क्वायर दे देंगे। 5 पचे 25 और 1 एकम 1, तो 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, इसका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन में है tan 90 - a। तो tan 90 - a क्या होता है? cot a होता है फॉर्मूला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी, आकृति दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, दी गई आकृति में जो डीई है, ए बी सी, यहाँ डी, यहाँ है ई, जो डीई है उस समांतर है बीसी के। चलिए लिख दिए। अब आगे बोला है कि एडी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और डीबी का मान दिया है 6, फिर दिया है एई का मान दिया है 8। तो पूछ रहा है कि ईसी कितना होगा। ईसी का मान निकालना है, ये वाट। ठीक है, ईसी का मान। तो देखिए, थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं, ठीक है, कि जब एक भुजा त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर हो तो उनके संगत भुजा का अनुपात सदैव बराबर होता है। किनका कहना है? थेल्स का। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि एडी बटे डीबी, देखिए एडी बटा में डीबी बराबर एई बटे ईसी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। ठीक, ये किससे होगा? थेल्स प्रमेय से। किससे होगा जी? थेल्स प्रमेय। तो देखिए, एडी, एडी कितना है? 5 है, और डीबी, डीबी कितना है? 6 है, बराबर एई कितना है? 8 है, और ईसी नहीं ना है, इसी के तो मान निकालना है, तो इसी के मान इसी लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो हम यहाँ से इसी में 5 से गुणा करेंगे तो 5 इसी हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दे रहे हैं, और 8 छक 48। ठीक, इसमें गुणा कर दिए तो इसी बराबर 48, और गुणा में 5 था ना, तो इधर भेजा देंगे तो बट्टा में हो जाएगा। देखिए कैसे दिया है, ये भाग करके दिया है। तो इसी बराबर देखिए भाग कर रहे हैं 5 से, तो 5 9 45, 48 था 45, यानी 45 ले गए तो 3 बचेगा। 45 और 3 48, दशमलव देंगे तो पॉइंट हो जाएगा। तो 5 6 के 30, 9.6 सेंटीमीटर।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये कहे थे थेल्स ने। ठीक है, कि दो त्रिभुजों में के उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, कौन कहे थे? थेल्स। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस तरह से एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, देखिए बाहरी बिंदु कौन है? ई है, ये वाला बाहरी बिंदु है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो रेखाएं। ठीक, और दोनों रेखाएं बराबर होती है, यही याद रखिएगा कि दोनों रेखाएं क्या होती है? बराबर। अगला क्वेश्चन में है कि दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा जी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, ऐसे है, इस पर ऐसे खींचा गया है, फिर ऐसे खींचा गया है, फिर यहाँ से लाया गया है यहाँ, फिर ऐसे, इसका नाम है ओ, यहाँ है ए, यहाँ है बी, इसको ऐसे मिला दिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिए, कहा है कि दी गई आकृति में पी ए, यहाँ नाम दिया है पी, यहाँ ए, यहाँ बी, हो गया ना? देखिए, दी गई आकृति में पीए और पीबी, पीए और पीबी दो क्या है? स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ, ए पी ओ, देखिए ए पी ओ, इस त्रिभुज में ना, इस वाला में ना, इस त्रिभुज के बात कह रहा है। ए पी ओ यानी ई 40 डिग्री है। कितना डिग्री है? 40 डिग्री। कोण ए पी ओ 40 डिग्री। तो देखिए, जब ए पी ओ 40 डिग्री, तब ओ पी बी भी 40 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होता है। यानी ई भी, जब ई 40 डिग्री है तो ई भी कितना होगा? 40 डिग्री। तो किसका मान आ गया? किसका मान 40-40 आ गया? तो टोटल मिला के कितना? 80। कौन कौन? कि ए पी बी मिला के, ए पी बी मिला के 80 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री ई और 40 डिग्री ई, 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ई वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ओ से लेके बी तक क्या है? त्रिज्या है। ए भी, ए ओ से लेके ए तक क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या तो बराबर होता है वृत्त का, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समझ में आया कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है? प्रमेय 10.1 कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रमेय 10.1 में सिद्ध किए होंगे कि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, ओबी भी त्रिज्या है और ओए भी त्रिज्या है। तो यानी ओ ए लंब है पी ए पर और ओ बी लंब है पी बी पर, तो दोनों कितना? 90-90 डिग्री होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि कोण कोण ए पी बी, ए पी बी और जोड़ कोण ओ ए पी और ओ बी पी और प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। अब ये कैसे लिख दिए? देखिए, चतुर्भुज हो गया, एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पढ़े होंगे। ठीक है, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए, जब ई वाला कोण, ई दोनों मिला के कोण माने ई 80 डिग्री, ई कितना है? पी का कोण, पी का कोण दोनों मिला के कितना है? 80 डिग्री है। तो ई वाला कोण
आई दोनों 90 कोण, तो हम पहले ओ ज्ञात कर लेते हैं। पहले कौन ज्ञात कर लेते हैं? ओ। तो चलिए पी है ना, पी का कोण बताइए कितना है? 80 डिग्री। जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू होता है। ए है ना, ए का कोण कितना है? देखिए यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या लंब होती है और लंब होती है तो 90 डिग्री होगा। बी है ना, तो त्रिज्या है तो त्रिज्या लंब होती है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब फिर कोण ए ओ बी लिख देते हैं, क्योंकि ओ का कोण पता नहीं है। बराबर 360। अब देखिए 90 90 180, 180 और 80 260। कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 260, यानी कि घट के आ जाएगा 100 डिग्री। चलिए ओ का कोण कितना निकाल दिए? ओ का कोण 100 डिग्री। ओ का कोण कितना निकाल दिए? 100 डिग्री। ठीक, यहां से लिखे हैं यहाँ। अब ध्यान दीजिए, जब ओ का कोण 100 डिग्री हो गया, हमको इसमें निकालना क्या है? ओ ए बी। क्या निकालना है? कोण ओ ए बी। ठीक, ओ ए बी। तो इसको एक्स मान लेते हैं और इसको भी एक्स मान लेते हैं, यानी ओ ओ ए बी को भी एक्स मान लिया, ओ बी ए को भी मान लिए एक्स। तो हम डायरेक्ट अब बनाते हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए बी में तो एक्स हो जाएगा, यहाँ इधर बनाते हैं एक्स और प्लस ये भी एक्स हो जाएगा और प्लस ई कितना, ओ कितना निकल के आया था? 100 डिग्री। 100 अब बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए एक्स डिग्री एगो ई कोण, एगो ई कोण, ई एगो कोण, तीनों मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 2x हो जाएगा अब बराबर 180। प्लस में 100 है तो इधर आके माइनस में, तो 2x बराबर 80 और x बराबर 40 डिग्री। तो x किसको माने थे? x किसको माने हैं? चाहे ओ ए बी को माने हैं, चाहे ओ बी ए को माने हैं। तो इसलिए कोण ए ओ ए बी बराबर 40 डिग्री। आंसर। ठीक, बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन दिया है, इसको 1 नंबर में नहीं देना चाहिए था। और ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम एग्जाम की दृष्टि से बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन में मत फंसिएगा कि इतना देरी लगे और आपका टाइम पास हो। ठीक है, तो इसके चलते आपको 100 गो क्वेश्चन में से 85 को का हल करना है। देखिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप हल करिए जो आपको परीक्षा में पूरी तरह से पता हो। और जब जो नहीं आ रहा है उसको उसको पहले अभी मत बनाइएगा। पहले जो पता हो एकदम 100% कि हमको सही हम बना रहे हैं, उसको पहले बनाना है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है। देखिए आकृति दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से है। यहां से क्यू आर जो है ना, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। क्यू आर जो है वो वृत्त का व्यास है, ये व्यास है। ठीक है, अब आगे बोला है कि पी क्यू और पी आर दोनों क्या होगा? बराबर है। पी क्यू और पी आर दोनों क्या है? बराबर है। तो जिस त्रिभुज की दूगो भुजा बराबर होती है ना, उसके दूगो कोण भी बराबर होती है। तो पी क्यू का कौन कोण? क्यू। अब पी आर के कौन कोण? आर। ये दोनों बराबर होगा, बराबर मान लेते हैं, दोनों एक्स एक्स है। ठीक, तो दोनों बराबर हो गए। याद कीजिए कि जिस त्रिभुज के दूगो भुजा बराबर होती है उसकी दूगो कोण भी बराबर होती है। तो पी क्यू और पी आर दिए है बराबर, तो बोला है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, किसी त्रिभुज के चाहे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो देखिए तो ये आधे वृत्त पे से ना ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये आधे वृत्त से न बना है जी, आधे ही वृत्त पर एक त्रिभुज बना है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब अर्धवृत्त का कोण समकोण का मतलब कि अर्धवृत्त से खींचे गए त्रिभुज का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कहाँ से लिख दिए?
नियम होता है कि अर्धवृत्त पर खींचे गए त्रिभुज का कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। P बताइए, P कितना है? 90। Q को क्या माने हैं? x माने हैं। और R को भी हम क्या माने हैं? x बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री या प्लस 2 x हो जाएगा ना, बराबर 180 डिग्री। एगो x दूगो x, तो 2x बराबर 180 प्लस में 90 है, इधर आके माइनस में 90, तो 2x बराबर 180 में से 90 घटेगा तो 90, 2 से काट देंगे, 45 बार में x का मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए x को क्या माने थे? x को माने हैं q का कोण चाहे r का कोण, तो यानी कोण p q r बराबर 45 डिग्री, चाहे कोण पी आर क्यू भी 45 से होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए बिंदु बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लेते हैं बिंदु टी है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बोला है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है। केंद्र ओ मान लिए, और टी की दूरी कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बोला है ना कि तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यहाँ टी एस मान लेते हैं, एस टी। ठीक, तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भैया, ये लंब होता है ना, क्योंकि चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमको लंब ज्ञात करना है ना, तो यानी त्रिज्या यहाँ लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण कितना है? कर्ण है 13, 13 के स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है? 12, 12 के स्क्वायर। 13 को 2 बार गुणा करेंगे 169, 12 को 2 बार गुणा करेंगे 144, घटा देंगे 25, लंब बराबर हो गया 25, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब बराबर कितना? स्क्वायर है, इधर ले आ देंगे, रूट में हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ठीक, आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक, और दिया है यहां से ऐसे ऐसे। ठीक, कि क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है ना, यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है। ठीक, क्यू पी आर यानी यहाँ का ना क्यू पी आर, यानी जो बीच में रहता है ना कोण क्यू पी आर, तो कौन बीच में है? पी है ना, दिया है कितना? 60 डिग्री, यानी इसका मान दे दिया है 60 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ये दिया है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है ना कि कोण ओ क्यू आर कितना होगा? ओ क्यू आर कितना होगा, यानी ये वाला कोण पूछा है, ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ओ का अगर कोण हम निकाले, कोण ओ का मान, तो देखिए होता है कि कोण पी बट 90 प्लस ऐसे होता है, 90 प्लस कोण पी बटा में 2। फार्मूला होता है, ये कहाँ से लिखे हैं? फार्मूला है कि अगर हम पी का कोण ओ का कोण निकाले तो ओ कैसे निकलता है? तो 90 में 90 डिग्री में हम पी के आधा करके जोड़ देते हैं ना, तो ओ का कोण निकल जाएगा। तो 90 अब पी कितना है? 60, अब बटा में 2, तो बच कटा देंगे 30, 90 और 30 120 डिग्री, यानी ओ का कोण कितना गया?
ओ का कोण 120 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर होगा, ये एक्स एक्स दोनों बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित हुआ है। तो यहाँ देखिए, ए गो एक्स है, ए गो एक्स, दो गो एक्स हो जाएगा। अब प्लस में कितना है, ओ का कोण 120 डिग्री है। तब देखिए, ए गो कोण, दो गो कोण, तीन गो कोण, त्रिभुज में ना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है। अब तो 2x बराबर 180, अब प्लस में 120 है तो इधर आके माइनस में, तो 2x बराबर 180 में से 120 घटेगा तो केवल 60 होगा। 60, 2 से कटा देंगे 30 डिग्री, तो इसका यानी कि ओ क्यू आर आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। देखिए भैया, परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये फॉर्मूला है। परिसर बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कहने का मतलब है ना, बड़का में से छोटका घटा दीजिए। तो बड़का कौन है, सबसे बड़ा, एक में से देखिए तो कौन है, तो सबसे बड़ा है 84, मैंने उच्च मैंने सबसे बड़ा, 84 से बड़ा कोई नहीं है ना, सबसे बड़ा है 84, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 15, 15 से छोटा कोई नहीं है। माइनस कर दीजिए 15 को, 14 में से 5 घटेगा 9, 9 5 14, ये बच गया 7, 7 में से गया 6, यानी 69, 69। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1 2 3 डॉट डॉट का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस सूत्र है n+1/2। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो x का मान क्या होगा। ये एक फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, चाहे 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। तो 2 माध्य है ना, तो यहाँ x का मान 2 बैठा देंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला, तो x का मान 2 हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, कह रहा है कि अगला में कि प्रेक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक कब क्या होता है, तो बहुलक जो होता है वो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है, यानी अधिक बारंबारता वाले मान को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 13 आया है, 3 बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि 7, 9, 13, 15 x का माध्य 10 है, इसको बनाते हैं हम, ठीक। माध्य, माध्य दे दिया हुआ है 10 दिया है, माध्य कितना दे दिया है 10, कितना कितना का माध्य दिया है, 7 का दिया है, प्लस 9 का दिया है, 13 का दिया है, और 15 और x कितना माध्य दे दिया है 10, इस सब का माध्य कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़कर और जय गो है तय से भाग दे देते हैं। माध्य का फॉर्मूला यही होता है, सभी को जोड़कर, कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, अब बराबर कितना है 10, ठीक, समझ में आया। माध्य दिया था 10, माध्य का फॉर्मूला होता है कि सबको जोड़कर जय गो है तय से भागा दे दीजिए। अब देखिए, 15 और 13 28, 28 और 9 37, 37 7 44, प्लस x बटा में 5 बराबर 10, तो 44 प्लस x, 10 पचे 50, तो x बराबर 50, प्लस में 44 है तो इधर आके माइनस में, तो x बराबर 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो भैया देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, 1 से ज्यादा नहीं होता है और 0 से कम नहीं होता है। नहीं समझ में आया ना, 1 से ज्यादा कहने का मतलब 1 पॉइंट अगर 1 भी है ना तो प्रायिकता नहीं होगा, और 0 से कम, तो 0 से कम कौन होगा, जितना भी माइनस में चल जाइए ना वो 0 से क्या होता है कम, अगर माइनस में भी आ गया ना तो प्रायिकता नहीं होगा। यानी कि प्रायिकता का मान न तो एक, एक से बड़ा और न ही 0 से छोटा होता है। 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है प्रायिकता, न तो 1 से बड़ा हो सकता है और न ही 0 से छोटा हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 1। आगे देखिए, अगला में है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हाँ आ गया ना क्वेश्चन, नहीं हो सकती है, तो हम क्या बताएं कि ना तो 1 से बड़ा और ना ही 0 से छोटा, माने माइनस में आ गया तो एकदम साफा मार दीजिए प्रायिकता नहीं है। तो देखिए, तो माइनस ऑप्शन में देखिए, कहीं माइनस में है तो कहिएगा कि माइनस में, तो कहीं दे भी नहीं किया है तो कैसे जानेंगे।
तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 50%, ठीक, ऑप्शन बी है 0.12, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है 13/12। तो देखिए 50% का मतलब आधा, 50/100, 1/2, यानी कि एक में दो में एक से भाग देंगे तो आधा। तो एक से छोटा है कि बड़ा है, तो कहिएगा कि एक से तो छोटा है, 50 पैसा है, 1 रुपया से छोटा है ना, तो ई प्रायिकता होगा। होगा मतलब ये सही आंसर नहीं होगा, पूछा है कौन नहीं होगा, ई प्रायिकता होगा। अब देखिए ये 12 पैसा है, मान लेते हैं 1 रुपया में 12 पैसा है, तो यानी एक से छोटा है ना, छोटा है, तो ये भी प्रायिकता होगा। अब 3/4, 4 से 3 में भाग करिए तो दशमलव देंगे तो 0, 4×7=28, लगभग 70 पैसा, 70 पैसा के करीब आ रहा है, एक से छोटा है ना, ये भी प्रायिकता होगा। और ये देखिए 12 से 13 में भाग दीजिए, 12 एकम 12, घट के बचा एक, दशमलव है, 0 दे देंगे, फिर 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 देंगे, 12×8=96, 1 रुपया 8 पैसा। अब देखिए तो प्रायिकता ये होगा, तो कहिएगा कि यही नहीं होगा प्रायिकता, माने आंसर यही होगा, आंसर होगा 13/12, ठीक है। तो प्रायिकता यही नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा आ गया ना, तो हम क्या बताए कि प्रायिकता का मान ना तो एक से ज्यादा होता है और ना ही 0 से कम होता है, माने माइनस में नहीं होता है, और ना ही एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा आ गया तो भी प्रायिकता नहीं होगा, 0 से कम आ गया तो भी प्रायिकता नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो दो का गुणा जाने का। तो देखिए पासा में क्या होता है, पासा, पासा में होता है, पासा माने लीडो की गट्टी, यही होता है ना, पासा माने लीडो की गट्टी, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है, यानी टोटल, टोटल यानी कुल परिणाम कै गो होगा, कुल परिणाम 6 गो होगा, कुल रिजल्ट कै गो हो गया मेरा, 6 गो। तो दो का गुणज, तो दो का गुणज, दो का गुणज कै गो होगा, तो देखिए एक तो खुदे दो होगा, दो के माने गुणज का मतलब दो के पहाड़ा, दो के पहाड़ा, तो दो होगा, दो चार होगा, छह होगा, यही ना तीन गो गुणज होगा, तो तीन गो होगा। अरे दो के पहाड़ा में दो आता है, चार आता है, छह आता है, तो दो का गुणज कै गो, एक गो, दो गो, तीन गो, तो तीन गो होगा। प्रायिकता पूछा था दो का गुणज का ना, दो का गुणज, तो क्या होता है संभव परिणाम, तो कै गो संभव हो रहा है, तीन गो, और टोटल कै गो, 6 गो। संभव परिणाम माने दो के गुणज कै गो आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो चार आ सकता है, या तो छह, तीन ही गो ना आ सकता है। अब कहिएगा एक ये पांच आ जाएगा तो का दो के गुणज जाएगा नहीं ना, तो दो के गुणज का संभव कै गो है, तो तीन गो, तो संभव को ऊपर रखते हैं, और कुल परिणाम कुल कै गो आएगा, 6 गो, तो 6 को नीचे रखेंगे, कुल को नीचे रखते हैं, तीन एकम तीन, तीन दूनी के 6, यानी 1/2 आंसर। ये अगला क्वेश्चन में है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पता होने की प्रायिकता क्या होगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है, ठीक है, एक पता निकाला जाता है तो लाल रंग के पता ना, तो देखिए ताश में, ताश में पतों की संख्या 52 होता है, पतों की संख्या कितना होता है, 52, आप लोग के पता होना चाहिए, ठीक है। इस ताश में पतों के बारे आप लोग तेज होंगे, ठीक है, इस समय तो तेज होंगे, भले पढ़ैया में नहीं तेज होंगे, बाकी इस समय तो एकदम पक्का है कि एकदम जरूर तेज होंगे। तो ताश में पत्तों की संख्या 52 गो। अब कह रहा है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग, तो लाल रंग कै गो, लाल रंग 26 गो, 26 गो लाल पत्तई और 26 गो काला पत्ता, 26 गो लाल पत्ता, 26 गो काला पत्ता, तो लाल रंग का पत्ता कै गो, 26 गो, तो यानी कि हमको प्रायिकता लाले रंग का निकालना है, तो लाल रंग के तो कै गो, 26 गो, तो संभव 26 गो हो सकता है, और कुल कै गो, 52 गो, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत सिक्के क्या कर किए जाते हैं, उछाले जाते हैं, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा।
शीर्ष माने कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा भैया, दो न्याय संगत सिक्का, सिक्का बोला है ना, सिक्का, तो सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। इन लोग आप लोग के पता होगा कि सिक्का में एगो हेड होता है और एगो टेल होता है। हेड को कहते हैं शीर्ष, इधर लिख देते हैं, हेड को कहते हैं शीर्ष, शीर्ष कहिए, चित कहिए, चित कहिए, ठीक है। और टेल को कहते हैं पूंछ, पूंछ या पट, चित पट हेड टेल। तो सिक्का में एगो हेड होता है और एगो का होता है, टेल होता है, ठीक। तो कय गो सिक्का लिया है, दू गो सिक्का लिया है, तो दू गो सिक्का लिया है तो उसमें भी हेड और टेल होगा। अरे पहिलको में हेड टेल, दूसरको में हेड टेल। अब दोनों को उड़ाएंगे तो का आएगा, का आ सकता है। तो देखिए दोनों पर, या तो दोनों सिक्कवा पर हेड हेड आ सकता है, ठीक है, दोनों सिक्कवा पर दोनों दिन भारत भारत आ सकता है, तो उसको हेड कहते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो हेड और हेड गुणा नहीं करेंगे, ये दोनों को साथ में लिखते हैं। हेड को पहला उठाए, पहला के साथ में लिख दिए, फिर पहला को उठाए, दूसरा के साथ में लिख दिए। या तो पहिलका पर हेड आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है। अब टेल को उठाए तब पहला साथ लिख देंगे, टेल और हेड, और फिर दूसरा दूसरा को साथ में लिख सकते हैं। और इसके अलावा कोई आ सकता है सिक्का पर, या तो दोनों सिक्कवा पर हेड हेड आएगा, या तो एगो पर हेड आएगा, पहिलका पर हेड आ सकता है, दूसरा पर टेल। अगर ये नहीं आएगा तो या तो दूसरा पर हेड आएगा और पहला पर टेल आएगा, या तो दोनों पर टेल टेल भी आ सकता है। यही ना, यानी कुल परिणाम, कुल कै गो परिणाम हो सकता है, कुल परिणाम यही चार गो में से कोई एगो आएगा ना, तो कुल परिणाम चार गो। कह रहा है का कि एक कम से कम, क्या बोला है जी, कम से कम एक शीर्ष, तो प्रायिकता कम से कम, पी माने प्रायिकता कम से कम एक शीर्ष, यही ना पूछा है कि कम से कम एक शीर्ष। तो भैया बताइए कि कम से कम एगो शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड, हेड कम से कम एगो हेड, तो ये दू गो हेड है, इसमें कै गो हेड है, दू गो है, तो कम से कम एगो हेड है ना। अब आपके पास कहेंगे कि आपके पास 2 रुपया है, तो कम से कम 1 रुपया है कि नहीं, 1 रुपया मांगेंगे कि 1 रुपया दीजिए, तो 1 रुपया दे दीजिएगा ना 2 रुपये में से। तो यानी कहेंगे कि 2 रुपया है तो 2 रुपये में से 1 रुपया, 1 रुपया ले सकते हैं। यानी 2 गो हेड है, तो 2 गो में से कम एगो हेड है ना, तो एक एगो यहाँ हो जाएगा, कम से कम इसमें भी एगो हेड है, इसमें एगो यहाँ होगा, इसमें भी एगो हेड है, तो कय गो संभव हो सकता है, कय गो संभव, तो कहिएगा कि 3 गो संभव हो सकता है। तो संभव परिणाम को ऊपर लिखते हैं, और कय गो में से, 4 गो में से, तो 4 गो में से 3, ठीक, 3/4 हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में ना कि तीन सिक्कों को, तीन सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। अगर इसको हम लॉन्ग विधि से बनाए ना तो थोड़ा लेट लगेगा, ऑब्जेक्टिव है ना, याद कर लीजिए। सिक्का में है ना, तो सिक्का में एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, ये तो पता है। कय गो परिणाम होता है, 2 गो, एगो हेड है एगो टेल। बाकी ऐसा ऐसा कय गो सिक्का लिया है, 3 गो सिक्का लिया है ना, तो इसके पवारवा 3 कर दीजिए, कुल परिणाम करने के लिए, कुल ज्ञात करने के लिए। देखिए सिक्का में हेड और टेल होता है, 2 गो होता है हेड टेल, और कय गो सिक्का लिया है संख्या, और संख्या को दे देंगे ऊपरवा, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यही कुल परिणाम 8 गो निकल के आएगा। ठीक, कै गो निकल के आएगा, 8 गो। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, पहले अंतःवर्ग है ना, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, और त्रिज्या कितना भैया दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या वृत्त में कहीं से भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या कहीं से भी हो बराबर होता है। तो अब देखिए त्रिज्या यहाँ से खींचेंगे तो ना ठीक लगेगा। अब क्योंकि वर्ग के तो प्रतिच्छेद करके जाएगा, तो ये भी तो क्योंकि केंद्र से होना चाहिए, केंद्र से कहीं भी खींच दीजिए त्रिज्या होता है। तो केंद्र से अगर हम ऐसे खींच देंगे, चाहे ऐसे खींच देंगे, चाहे ऐसे खींच देंगे, चाहे ऐसे खींच देंगे, तो त्रिज्या होगा ना। तो त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर पूरा इसे मिला देंगे तो इहो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है वो, और ये त्रिज्या है, कहा है अंत, एक वृत्त है,
वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसके अंदर में एक वर्ग है, अंतः वर्ग का क्षेत्र, यही इसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसको पहले मिटा लेते हैं। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो कहीं से भी त्रिज्या का होता है बराबर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिए तो 16। तो ये देखिए, तो वर्ग का विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण हो गया कितना, विकर्ण हो गया 16 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। आज चूंकि आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a, माने a का मतलब भुजा, आ बराबर 16, तो a बराबर 16 अब बटा रूट में, यहाँ से रूट गुणा में है, √2 क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में। हर के परमीकरण पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब नीचे रूट नहीं रहता है, इसको हटाने के लिए इसी से गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 16√2 बटा में √2 में √2 से करेंगे, 2 से कटा देंगे 8 बार में, a का मान आ गया 8√2 सेंटीमीटर। ये a का मान आया है। हमको क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग के क्षेत्रफल। तो जब भुजा पता गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, क्योंकि a माने है ना। तो a का मान 8√2 आया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो 8 अठाई 64, 8 में 8 से पहले किए, और √2 में √2 से करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 2, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों के अनुपात 4:5 है। ठीक है, कि परिधि के अनुपात दिया है, तो बोला है ना कि इनके क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो अगर परिधि के अनुपात दिया रहे, चाहे त्रिज्या के अनुपात दिया रहे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो कुछ मत करिए, केवल स्क्वायर कर दीजिए दोनों के और वो अनुपात दे दीजिए, आपका आंसर उपस्थित हो जाएगा। 4 चौके 16, 5 पचे 25, आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक, और दिया कितना है, 9√3, 9√3 दिया है। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, तो 4 9 36, तो a बराबर स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा 36, तो a बराबर 36 का वर्गमूल 6, यही आपका भुजा हो गया। तो भुजा ही पूछा था ना, तो 6 सेंटीमीटर। ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग r है, तो r जो होता है वो होता है R1 जोड़ R2 बराबर होता है r, माने r जो होता है वो R1 जोड़ R2 के बराबर होता है। ठीक, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है और ऊंचाई भी 3 गुनी हो जाती है। ठीक, मैंने शंकु की त्रिज्या पहले r था तो अब 3r हो गया, अब आयतन त्रिज्या ऊंचाई भी 3h हो गया, तो शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो 1/3 पाई के पाई छोड़ देते हैं, r के जगह 3r लिख देते हैं, क्योंकि r का मान 3r 3 गुनी हो जाती है, स्क्वायर दे देते हैं, ऊंचाई के जगह 3h कर देते हैं। कटाएंगे नहीं, कटाएंगे गलती हो जाएगा, रुक जाइए। 1/3 पाई 3 तिहाई 9 r स्क्वायर इंटू 3h। देखिएगा 1/3 कटाना नहीं है जी। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर के आर स्क्वायर लिखेंगे, देखिए एच के एच लिख दिए, 1/3 पाई के पाई आर स्क्वायर के आर स्क्वायर एच के एच, 9 तिया 27, ये पहले वाला आ गया, पहले वाला आयतन आ गया। अब कै गुनी हो जाती है, कै गुणा है, तो 27 गुणा, तो 27 गुना। ठीक है, ये पहले सूत्र हो गया, पहले आयतन का कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि शंकु के छीनक का आयतन क्या होता है।
तो शंकु के छीनक का आयतन होता है 1/3 पाई एच बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, अगला है कि उस समांतर श्रेणी के सार्वअंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32 दिया है। माने 18वां पद माइनस 14वां पद बराबर दिया है 32। तो 18वां पद को a प्लस 17d लिखेंगे, बोलिए। 18वां पद को एक कम करके लिखते हैं ना जी, ए तो लिख वही करते हैं, 18वां पद है तो एक कम करके, तो 17d माइनस, इसको ए तो लिखेंगे, 14वां पद है ना, और एक कम करके तो 13d। अब इसको कोष्ट में क्यों दिए, क्योंकि माइनस है, माइनस चिन्ह बदलता है, इसलिए दोनों का चिन्ह बदलेगा, बराबर 32। ए के ए प्लस 17d, अब माइनस में ए हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस होता है 13d बराबर में 32। ए से ए कटेगा ना, 17 गो डी में से 13 गो डी हटेगा, तो 4 गो डी बराबर 32। तो डी बराबर 32 बटे में 4, 4 आठे 32, डी का मान क्या हो गया, 8 हो गया। सार्वंतर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन में है कि गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, व्यास के आधा त्रिज्या होता है। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के मान 22/7, त्रिज्या 21, 21 गुणे 21 लिख देंगे, 7 तिया 21, ठीक, 21 तिया 63 है, अब 22 चौ 88, 88 में 63 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में देखिए कि लास्ट में 4 कौन है, लास्ट में 4 है 55 44, यानी कि इस गुणा करने पर हो जाएगा 55 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लास्ट में 18 के 24 आ रहा है 4, अब देखिए तो 4 तो कोई के लास्ट में है, ये नहीं है, मार दीजिए ऑप्शन में, कौन इतना गुणा करने जाएगा। अगला क्वेश्चन में है और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है, कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। ऊंचाई पहले दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, अब बराबर दिया है कितना, 264, ठीक, तो 2 पाई के मान 22/7, त्रिज्या जस के तस लिख देंगे, और ऊंचाई की जगह 14 बराबर 264, 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 आर बराबर 264, तो आर बराबर 264 और बटा में 88, 18 के 24, 3 बार में कट जाएगा, 18 के 24 और 24 2 26, त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर आ गया। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गया तो आयतन ज्ञात करना है, तो क्या आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/7, ठीक, त्रिज्या कितना आ गया है 3, तो 3 गुणे 3 दो बार, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है 14, 7 दूनी के 14, 22 दूनी 44, 3 तिया 9, यानी 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।